तो भारत में पॉवर्टी के मेजरमेंट की मेथड्स याद रखना कि दो आधार पे यहाँ पॉवर्टी का मेजरमेंट होता है, एक एमआरपी और एक यूआरपी। करता कौन है? एनएसएसओ। ठीक है। तो नेक्स्ट, यूआरपी और एमआरपी में आपके डिफरेंस क्या है? तो यूनिवर्सल रिकॉल पीरियड या यूनिवर्सल रिकॉल प्राइस, इसमें किस आधार पे हम पॉवर्टी का मेजरमेंट करते हैं? किसी एक फैमिली या किसी पर्सन के द्वारा लास्ट 30 डे यानी कि एक महीने में फूड आइटम के ऊपर कितना एक्सपेंस किया गया है, ये इसमें आधार होगा, यानी कि कैलोरी कंजप्शन। ठीक है, एनएसएसओ के द्वारा मेजरमेंट हुआ। अब दूसरा याद रखना, एमआरपी यानी कि मिक्स्ड रिकॉल पीरियड या मिक्स्ड रिकॉल प्राइस। अब ये आपके क्या कहता है? ये आधार किसी फैमिली या किसी पर्सन के द्वारा लास्ट 1 ईयर में 5 नॉन आइटम्स पे किया गया एक्सपेंस, यानी कि एमआरपी के अंदर हम फूड आइटम को इंक्लूड नहीं करते। तो यहां 5 नॉन फूड आइटम का मतलब खाने के बाद सबसे पहला खर्च किस पे करता है व्यक्ति? क्लॉथ, जूते चप्पल, हेल्थ, इसके अलावा एजुकेशन, और आपके जो कंज्यूमर गुड्स होती है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, कार, मोटरसाइकिल, ये सब, इन पे कितना एक्सपेंस किया गया है। ठीक है, ये भी मेजरमेंट कौन करेगा? एनएसएसओ। इंडिया में अगर हम पॉवर्टी का डाटा देखें तो भारत के अंदर आपके पॉवर्टी का जो परसेंटेज है 21.9%। ठीक, यानी कि भारत की अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो आपके कितने परसेंट? लगभग 30 करोड़ लोग भारत में क्या है? गरीब हैं। यानी कि गरीबों की सबसे ज्यादा संख्या आपके कहां है? भारत के अंदर। अगर इन 30 करोड़ लोगों को मिला के एक आपके अगर हम बड़ा देश बना देना तो एक देश बनेगा गरीबिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में आपके 5वें नंबर पे होगी। ठीक, चौथे या 5वें पे। 30 करोड़ पॉपुलेशन गरीब है भारत की, ये तो सरकारी डाटा में है, तो इससे ज्यादा। ठीक, ये तो 30 करोड़ वो है जो आपके ऑन रिकॉर्ड है। ठीक, अब इसके बाद में याद रखना कि सबसे ज्यादा जो गरीब जनसंख्या रहती है वो रहती है यूपी में, और गरीबी का सबसे ज्यादा जो है आपके कहा? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी भी देश में पॉवर्टी या गरीबी का आपके प्रभाव क्या पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है गरीबी का? तो किसी देश में अगर आपके गरीबी ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि उस देश में वहां के जो लोग होंगे वो एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग पे कम एक्सपेंस कर पा रहे होंगे। अगर यहाँ एक्सपेंस कम हुआ है तो देश में लंबे समय में एचआरडी कम होगा। एचआरडी कम होगा तो फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा। फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। पॉवर्टी अगर ज्यादा है तो देश में पर कैपिटा इनकम कम होगी। पर कैपिटा इनकम कम है तो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और पर कैपिटा डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम होगी तो उधर प्रोडक्शन घटेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तब भी प्रोडक्शन घटेगा। ठीक, दोनों ही स्थितियों में आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित होगा। तीसरा, अगर पॉवर्टी ज्यादा है तो अगर किसी देश में गरीबी ज्यादा है तो वहां आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नक्सलिज्म, टेररिज्म, ऐसी गतिविधियां ज्यादा होंगी, और ये गतिविधियां अगर ज्यादा होंगी तो इंटरनल सिक्योरिटी कम हो जाएगी, और इंटरनल सिक्योरिटी कम हुई तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट, अगर किसी देश में आपके पॉवर्टी ज्यादा है तो अगर पॉवर्टी किसी देश में आपके ज्यादा है तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा क्या होता है? सीमित होता है। अब इसको सरकार चाहे आपके सोशल वर्क पे खर्च कर ले, चाहे आपके इकोनॉमिक वर्क पे। तो अगर देश में आपके गरीबी ज्यादा है तो लोग सरकार के ऊपर ज्यादा निर्भर होंगे, और अगर लोग सरकार के ऊपर निर्भर ज्यादा है तो सरकार का जो ज्यादा पैसा होगा वो लोगों के वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक है, और लोगों के सर्वाइवल में खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सरकार को जो इकोनॉमिक एक्सपेंस करना है वो कम हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्सपेंस कम हुआ तो देश में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट कम होगा। ये कम हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कम हुआ तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ गई आपके। दोनों ही स्थिति में इन्वेस्टमेंट डाउन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डाउन। ठीक है, अब वहां दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सरकार के पास सोशल एक्सपेंस करने पर्याप्त पैसा नहीं हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा गरीब है तो सरकार कितना भी पैसा खर्च कर ले लोगों का सर्वाइवल नहीं कर पाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में लोगों का सर्वाइवल हो सके इसके लिए सरकार लेगी कर्ज। कर्ज लिया तो डेप्ट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिएट बढ़ेगा, इंटरेस्ट पे बढ़ेगा, जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कम कर देगा। ठीक, तो आपके कोई भी देश गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब है। ठीक, ध्यान रखना। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, अब हम आपके ये देखते हैं कि भारत में आपके पॉवर्टी के कारण क्या हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इंडिया में? व्यक्ति के सामने अपॉर्चुनिटी कभी कम नहीं होती, बस व्यक्ति उन अपॉर्चुनिटी को लेने के काबिल नहीं होता। एंशियंट इंडिया में ऐसा क्या था कि भारत में आपके लोगों के पास रोजगार था? एंशियंट इंडिया का जो एजुकेशन पैटर्न था वो सेल्फ रिलायंट एजुकेशन को बढ़ावा देता था। प्रेजेंट एजुकेशन पैटर्न सेल्फ रिलायंट को बढ़ावा नहीं देता, बस यही एकमात्र कारण है। पहले फोकस ये था कि व्यक्ति को कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का सर्वाइवल कर ले। प्रेजेंट में व्यक्ति को डिग्री पर डिग्री दिलाए जाओ और तब भी ना ले पा रहे हो तो खरीदवा दो। ठीक, सब सारी व्यवस्थाओं से डिग्री मिलती है भारत में। ठीक है, तो यहाँ डिग्री बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो गया आपके, जबकि होना क्या था? स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, कि लोग के अंदर स्किल को डेवलप किया जाए। ठीक, गवर्नमेंट जॉब तो कभी भी नहीं थी किसी भी देश में। किसी भी देश के 100% नागरिकों को मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब? वो तो अमेरिका में भी नहीं है। ठीक, तो जब अमेरिका में ही नहीं है, इतना पैसा होने के बाद, तो भारत में कैसे हो सकती है? तो पहली चीज तो आपके ये, तो प्रॉब्लम कमी आपके यहां से हुई। ठीक, तो भारत के अंदर अगर हम गरीबी का कारण देखें तो भारत के अंदर जो कारण है वो है ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था ने इंडिया के अंदर आपके किया क्या कि इंडिया के अंदर आपके ग्रास रूट लेवल तक आपके जो सेल्फ रिलायंट का जो सिस्टम था उस पूरे सिस्टम को आपके कलेप्स कर दिया। ठीक, यानी कि ब्रिटिशर्स को करना क्या था? ब्रिटिशर्स के दो ही उद्देश्य थे इस भारत में। पहला उद्देश्य तो यह कि भारत से ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू कलेक्ट करना, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स इनके पास थे। और दूसरा, आपके ब्रिटिश प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत में खपा देना। तो अब यहां दो चीजें होंगी। अगर ब्रिटिश प्रोडक्ट को भारत में खपाना है तो भारत बनने वाले प्रोडक्ट को ही बंद करा दो। जो भारत में सदियों से जो काम चल रहा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडियन रूरल इंडस्ट्रीज, ठीक, इन सारी इंडस्ट्री को इन्होंने क्या करा दिया? बंद करा दिया। तो पहला तो सिस्टम यहां से गड़बड़ हुआ। दूसरा, आपके मैक्सिमम रेवेन्यू इन्हें मिला एग्रीकल्चर से, इसके लिए इन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉइटेशन किया। ठीक, तो धीरे धीरे व्यवस्था कुछ इस प्रकार की हुई कि भारत की एग्रीकल्चर भी खत्म और भारत की जो आपके इंडियन जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, जो देसी उद्योग थे, वो भी खत्म। तो एक तरफ तो एग्रीकल्चर पर दबाव बढ़ा और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज खत्म। और देखते ही देखते जो 200-250 साल इन्होंने आपके शासन किया, उस शासन में पूरा जो भारत था वो इंटरनली आपके कमजोर होता चला गया। ठीक, तो मेन रीजन था आपके ये। ठीक है, तो भारत में आपके मुगल इतने खतरनाक नहीं थे जितने खतरनाक अंग्रेज थे। मुगलों ने कम से कम भारत का पैसा भारत में तो रखा, भारत की किसी भी उद्योग को तबाह नहीं किया उन्होंने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा ही दिया। इंडिया के अंदर अगर हम देखें अर्बनाइजेशन का दौर, तो भारत में कब होता है अर्बनाइजेशन का दौर? सल्तनत काल। सल्तनत काल में भारत में बड़ी तेजी से आपके नगरीकरण हुआ। सल्तनत काल में क्यों हुआ? सल्तनत काल में भी तो आपके इस्लाम था, लेकिन उन्होंने क्यों एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया? पहली बार नहरों का विकास कब हुआ भारत में? सल्तनत काल। पहली बार आपके जो रूरल इंडस्ट्रीज है, आपके व्यापार को बढ़ावा कब दिया गया? सल्तनत काल। और मुगल काल के आते आते तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन में था। ठीक, तो भारत के अंदर अगर हम देखें तो आपके, हम अगर पूरा दोष दे दें कि भारत को मुगलों ने खराब किया, तो ऐसा नहीं है। मुगलों तक तो सही था, खराब तो किया ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने खराब करने के साथ जो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी लागू की, उससे हिंदुओं के दिमाग में ये आ गया कि मुसलमानों ने खराब किया है। ऐसा है नहीं। ठीक, तो अब यहां आपकी कहानी क्या है कि सिस्टम आपके ये है कि भारत में आपके अंग्रेजों ने ना सिर्फ इंडस्ट्रीज तबाह की, ना इन्होंने भारत में आपके क्या किया? सिर्फ एग्रीकल्चर तबाह किया, इन्होंने इंडिया का जो एजुकेशन पैटर्न था वो पैटर्न ही तबाह कर दिया। और इस भारत का जो आपके प्राचीन इतिहास था वो आपके क्या था कि बॉटम टू टॉप अप्रोच, ब्रिटिशर्स ने उसे कर दिया टॉप टू बॉटम अप्रोच। इसका मतलब आपके क्या था कि एंशियंट और मिडाइवल इंडिया में व्यवस्था ऐसी थी कि ये है आपके अर्बन रीजन और ये है आपके रूरल रीजन। एंशियंट और मिडाइवल इंडिया में रूरल, गांव पे डिपेंड थे शहर, इन्होंने पूरी व्यवस्था बदल दी, शहरों पे डिपेंड कर दिए गांव। और जब आधार ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सिस्टम खुद ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? रूरल रीजन में। और एग्रीकल्चर और आपके जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का पतन होगा तो सबसे पहले लोग कहां के गरीब होंगे? गांव के। और गांव की गरीब होने का मतलब 90% जनता गरीब। ठीक, फिर शहर की अमीर की कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो पूरा ही भारत गरीब होगा। तो इन्होंने पूरा पैटर्न उलट दिया इंडिया का। इसके बाद में पॉवर्टी के आपके अन्य कारण देखें तो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। ठीक, भारत में प्लानिंग तो हुई आपके 70 साल में, लेकिन प्लानिंग में आपके कभी भी एक इंक्लूसिव प्लानिंग का प्रयास नहीं किया गया। ठीक, जैसे कभी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, कभी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया, लेकिन एक साथ ऐसी प्लानिंग नहीं हुई जिससे कि भारत में हम एक साथ आपके क्या कर सकें? गरीबी को दूर कर सकें। इसके अलावा आपके पॉपुलेशन का तेजी से बढ़ना, यह भी एक कारण है गरीबी का। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेंट्रलाइजेशन। ठीक,
भारत में जो आपके उद्योगों का कुछ ही जगह पे जो केंद्रीकरण हो रखा है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, रोजगार कुछ ही जगह रुक गए हैं, बाकी के पूरे देश में आपके रोजगार नहीं है। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन पे पर्याप्त ध्यान न देना सरकार के द्वारा। लैंड रिफॉर्म में कमी, लैंड रिफॉर्म के कानून तो लाए गए लेकिन इनका प्रभावी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रा का पुअर होना, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको बढ़ावा न देना आपके, ठीक, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा न देना, इसके अलावा लैक ऑफ एचआरडी, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रा, करप्शन, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में आपके इंटर रिलेशन ना होना। भारत के अंदर आपके जो एजुकेशन है इसका एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप पीएचडी कर लेना लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं है, बस वो डिग्री की गारंटी, डिग्री रख के बैठे रहना आपके, हमने डॉक्टर लिखवा लिया नाम के आगे, ठीक, डॉक्टर XYZ ब्रैकेट में बेरोजगार, और क्या है, यही है सारे पीएचडी वालों का हाल। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोफेशनल एजुकेशन, इसका कम होना। तो ये आपके सारे कारण हैं किसके, भारत में पॉवर्टी के। अब पॉवर्टी का सॉल्यूशन क्या है, जो कारण है उन्हीं को सही करना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी यही होगा। तो कर दो सारे कारण सही, कॉपी पे तो कर ही दो, वैसे तो नहीं कर पाओगे, चेंज कर दो सारे कारण, रिवर्स कर दो, सब रिवर्स कर दोगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो पॉवर्टी, माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है छोटे छोटे लोन, लोगों को अपनी जो छोटे छोटे काम करने के लिए जो लोन दिए जाते हैं, 10,000, 5,000, 20,000 इस टाइप के लोन, जैसे किसानों को बीज और फर्टिलाइजर देने के लिए दिया जाना, ठीक। आपके समाधान देखें तो सबसे पहले तो ये कि गरीबी को अगर हमें आपके दूर करना है तो सबसे पहले करनी होगी एक प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। दूसरा आपके प्लानिंग भी कैसी, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि बॉटम से टॉप, यानी गांव के लेवल से उठा के ऊपर लाना होगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, यानी कि उद्योग कुछ ही शहरों में सीमित ना हो, भारत के सभी जिले और सभी शहरों तक आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रा, इसको सही करना होगा, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसको पहुंचाना होगा गांव गांव तक। इसके अलावा देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। माइक्रो फाइनेंस एंड एसएचजी, इन दोनों को बढ़ावा में देना होगा। माइक्रो फाइनेंस और एसएचजी लगभग साथ ही साथ काम करते हैं, ठीक।